हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और मैकेनिक्स के सवालों को बनाने के लिए हम लोग अपना बेसिक को मजबूत कर रहे थे। इन्हीं क्रम में आज एक और वीडियो आपके सामने आया है दैट इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपके सामने रखे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, आपको दिखा दें, ये एक सरफेस है। इस सरफेस में वेरियस ब्लॉक्स रखे रहेंगे। वेरियस ब्लॉक्स मतलब हो सकते हैं 2 ब्लॉक्स हो, 3 ब्लॉक्स हो, 4 ब्लॉक्स हो। आपको दिख रहा है अभी फिलहाल हमने एक ब्लॉक इसके ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा है। सिमिलरली इसी के कांटेक्ट में, इसी के जस्ट कांटेक्ट में हमने एक और ब्लॉक को रख दिया। कांटेक्ट मतलब इसको टच कराते हुए रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से एक ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे और एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हुए दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। समझ में आ रहा है? हम अगर इस ब्लॉक को फोर्स दे रहे हैं तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? हो सकता है कि आप पुश करते हुए ये बात की, हो सकता है पुल करते हुए भी पूछे, सर पुल अगर करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट सरकता हुआ आ जाएगा। तो ये सभी बातें, सारे डिस्कशंस इस वीडियो में होने जा रहा है। पहले ही आपको बता दिए कि दो ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में रहेंगे और उनका एक्सेलरेशन निकालने का हमारा कोशिश रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग कंडीशन लेकर के चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कंडीशन हम लेने जा रहे हैं कि एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कि एक सरफेस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का डिफरेंट मास है। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी और दोनों आपस में कांटेक्ट में है। ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है। क्लियर है कि नहीं? और ये जो सरफेस हम ले रहे हैं बच्चा, स्मूथ है। स्मूथ मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अभी फ्रिक्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ्रिक्शन लेस सरफेस, सभी आगे कंडीशंस में हम फ्रिक्शन लेस ही लेंगे अभी, क्योंकि फ्रिक्शन हम अभी तक पढ़े हैं। फ्रिक्शन पढ़ेंगे फिर बात करेंगे अलग से। अच्छा, अब अलग से आप क्या कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में? सर हम फोर्स लगा रहे हैं इसमें, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, एफ हमने फोर्स लगा दिया। तो आप कैसे अलग अलग इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं, इस पर बात कीजिए। एफ बी डी कैसे बनाएंगे? हम कहना चाह रहे हैं आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, पहले बनाने सीखिए, फिर आप इक्वेशन बना पाइएगा ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को अलग करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन जो होता है उसको अलग कीजिए। तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेशन ए है, तो हम ए ऑब्जेक्ट को पहले अलग से यहां लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं? जिसका मास क्या है? m1 है, जिस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से F, बोलो हाँ कि ना, जो कि हमको यहां दिख रहा है। जो जो चीज नहीं दिख रहा अब उस पर काम कीजिए। जो जो चीज नहीं दिख रहा, तो सर इस पे कुछ चीजें नहीं दिख रही है। क्या चीजें नहीं दिख रही? ध्यान दीजिएगा, इसका वेट है डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा? m1g। अपवर्ड एक रिएक्शन है दैट इज r। ध्यान दीजिएगा, क्या और कुछ है? हाँ सर, सर सिर्फ सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में भी कांटेक्ट में है। जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल लगाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो फिलहाल हम किस ऑब्जेक्ट को कंसीडरेशन में रखे हैं? इस ऑब्जेक्ट को। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पर क्या नॉर्मल लग रहा है ये देखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस पर एक नॉर्मल लगा रहा है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इधर से एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, आर रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम थोड़ी होगा, अलग अलग लिखना होगा। तो हम यहां लिख देते हैं आर ए, लिख देते हैं बच्चा, मतलब ए पर रिएक्शन क्या लग रहा है, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं कि कौन लगाया किस पर? सर बी ने लगाया ए पर, तो लगा किस पर? सर ए पर लगा, बी ने लगाया। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से लिखा जाता है आर ए बी। क्लियर है कि नहीं? किस पर लगा? ए पर लगा, किसने लगाया? बी ने लगाया। तो ठीक है सर, ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो कि आप देख पा रहे हैं। आगे बात करें हम। तो सर अगर इधर आपने फोर्स लगाया तो ये दोनों बॉडी किधर जाने का कोशिश करेगा? दोनों ही साथ साथ में
आगे जाने का कोशिश करेगा। सो अगर ये एक्सेलरेट हुआ तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा सर, एक्सेलरेशन इधर होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं, क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं इससे सर? अब इस पर बात करते हैं। सारा बातें यहां डिस्कस हो गया। अब इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस पॉसिबल है उसको लिखिएगा। क्या होता है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ma। सपोर्टिंग फोर्स कौन सा फोर्स? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है सर, ये तो नहीं है, इसका अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सपोर्टिंग फोर्स है, उसके एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स है। तो लिखने जा रहे हैं हम F सपोर्टिंग माइनस F अपोजिंग इज इक्वल टू ma। जो बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसके पहले के इस चैप्टर के सारे वीडियोस लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, आपको सब समझ में आएगा, एकदम गारंटी है। तो सपोर्टिंग फोर्स, इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स हमने जो लगाया फोर्स है वो है, माइनस अपोज करने वाला फोर्स है ये रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन ए बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1 है, m1 a हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? आगे बात करते हैं, और आगे कुछ जरूरत पड़ेगा तो आगे लिखेंगे। फिलहाल अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट पर। दूसरा ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, अलग से हम अलग से बॉडी को फ्री करना होगा, पहले आइसोलेट करना होगा, आइसोलेट करना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि उसमें क्या क्या चीजें जरूरत होता है। इसका मास m2 है। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें, बोलो जरा आगे बात करें। क्या आपने ये जो फोर्स है इस पर लगाया है? नहीं सर, हमने तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को इसमें मत डाल देना। लेकिन एक फोर्स इस पे तो इधर से लग रहा है, लेकिन कौन लगा रहा है सर? ये ऑब्जेक्ट इस पर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ने इस पर लगाया था ना, ये दिख रहा है, एक्शन रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ने इस पर कोई फोर्स लगाया तो सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भी इस पर लगाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, जो कि क्या होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन कौन किस पर लगा रहा है? देखिए बी पर लगाया जा रहा है ए से, तो बी पर लग रहा है, ए लगा रहा, ऐसे लगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है आपस में। क्लियर है कि नहीं है? दोनों इक्वल है। आगे लिखेंगे। और कोई फोर्स सर? हाँ, डाउनवर्ड एक तो वेट लगेगा इसका, m2g सीधा सीधे लिख सकते हैं हम लोग। और रिएक्शन एक ऊपर की तरफ लगेगा सर, हम यहां लिख सकते हैं आर बी, लिख देते हैं। बी ऑब्जेक्ट पर जो सरफेस रिएक्शन लगा रहा है वो बी, आर बी है। और कोई चीज है? अगर फ्रिक्शन रहता तो कुछ बात करते, फिलहाल फ्रिक्शन तो नहीं है। अगर इधर हमने फोर्स लगाया तो ये फोर्स तो इसको हमने नहीं लगाया, लेकिन ये बॉडी एक्सेलरेट करने का कोशिश किधर करेगा? इधर कोशिश करेगा ये एक्सेलरेट करने, बोला है ना। और आपसे पूछ रहे हैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन अगर ए है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा। समझ में आ रहा? कांटेक्ट में है और दोनों कांटेक्ट में चलता जा रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। उसका एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन वही होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑपोजिट साइड में कोई फोर्स है क्या? नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो बात करते, फ्रिक्शन नहीं है। फिलहाल इक्वेशन लिखिए। सपोर्टिंग फोर्स, ध्यान दीजिएगा, सपोर्टिंग फोर्स कौन है सर? एक्सेलरेशन के तरफ जो फोर्स है, दैट इज आर बी ए। अपोजिंग फोर्स सर कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। एम क्या है सर? मास क्या है? m2 है। ए क्या है? एक्सेलरेशन ए। बोले क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? अरे बच्चा क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि एक्सेलरेशन निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो आप देख पा रहे हैं कि आर बी ए यहां पे हमने लिखा, इस m2 को इधर लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां से ये ए आ जा रहा है। ठीक है सर, क्या यहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन जो है निकालना है हमको, किसके टर्म पे निकालना पहले बताइए तो? मास के टर्म पे और फोर्स के टर्म पे। मान लीजिए आपके पास सिर्फ इतना दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है और आपके पास ये दो मास दिया हुआ, बाकी सब जितना चीज आपको दिख रहा है सब हटाना है आपको, आपको सब हटाना है बाकी सब। कैसे करेंगे? तो अगर आपको बाकी सब हटाना है तो क्या करेंगे? इक्वेशन दोनों, दो इक्वेशन आपको मिला है और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ध्यान दो यार, ध्यान दो, ध्यान दो। यहां पर आप कह सकते हैं सर आर बी ए इज इक्वल टू m2a, लिख सकते हो कि नहीं? और आप जानते हो आर बी ए जो है आर ए बी के बराबर है, तो आगे एक और लाइन लिख दीजिए, आर ए बी इज इक्वल टू m2a। यहां लिख देते हैं आर ए बी जो है और आर बी ए जो है दोनों सेम है। क्लियर है कि नहीं? अरे दोनों रिएक्शन है, ये इस
ये ऑब्जेक्ट इस पर जितना लगाएगा ये ऑब्जेक्ट उस पर उतना ही लगाएगा, ये बात लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करने का कोशिश करते हैं। क्यों करेंगे, देखिए ध्यान से, आर ए बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये दो फोर्स को अलग से लिखा, यहां कहीं नहीं था। हम चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकाले इन टर्म्स ऑफ दिस एफ एंड m1 एंड m2। तो इन दोनों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो वहां से आपको मिल जाएगा एफ माइनस आर ए बी, और यहां से मिल जाएगा प्लस आर ए बी इज इक्वल टू, उधर मिलेगा आपको m1a प्लस यहां पर मिल जाएगा आपको m2a। तो यहां से आपको ये दिख जा रहा है कि f बचेगा, यहां से आपको दिख रहा है कि यहां पर दिख रहा है कि a कॉमन आ जाएगा और m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां से एक्सेलरेशन आप निकाल पा रहे हैं, यस और नो। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन m1 प्लस m2। What will be the acceleration of both the object? That will be equal to the force applied by external agent divided by sum of the masses. तो ध्यान रखिएगा, अब एक चीज हम यहां पर नोट करने जा रहे हैं। जब भी दो बॉडी सेम एक्सेलरेशन कर रहा हो, जैसे कोई भी बॉडी यहां पर जैसे था, जब भी दो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, फोर्स हम लगा रहे हैं F, और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, तो इसको एक ही सिस्टम मानेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma। ये जो m है ना, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और यहाँ m के जगह आप क्या लिखेंगे, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 इंटू a, दैट इज F। तो आप सीधा सीधे कह सकते हो, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे बच्चा, a बराबर क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये नोट करके ये चीज लिखिएगा, दिस इज अ सिस्टम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव एज अ यूनिट सिस्टम, इट विल बिहेव एज वन सिस्टम कर देते हैं, एज वन सिस्टम। क्लियर है कि नहीं। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो एक ही सिस्टम मान लो ना यार, सीधा सीधी। तो F इक्वल टू ma लगा दो सीधा सीधी। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो m टोटल कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन निकाल लो, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास मतलब यहाँ टोटल मास है m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है कि नहीं। चीजें हमने डिराइव करके आपको दिखाने का प्रयास किया, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कंडीशन को हम बदलेंगे, ध्यान दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, कंडीशन को बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कंडीशन है आपके पास, अब कंडीशन नंबर 2। अब हम किसी सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट की जगह तीन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। कि ये रहा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ए ऑब्जेक्ट का नाम है। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट का नाम है जिसका मास m2 है। एक और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, तीनों आपस में कांटेक्ट में है, इसका मास m3 है, ये सी ऑब्जेक्ट है। तीनों आपस में जो है कांटेक्ट में है। फिर से बोल रहे हैं, ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है कि नहीं। अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स सपोज यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F फ्रॉम दिस साइड, यू मे अप्लाई फ्रॉम दिस साइड एज वेल। हम उस सिचुएशन को भी देख लेते हैं, देख लेंगे आगे, फिलहाल इधर बात कर लेते हैं। ये आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आप, ये तो पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक तो ऑलरेडी बता चुके हैं यार। अगर सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा तो क्या करेंगे, F डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अगर इसका एक्सेलरेशन आपको डायरेक्टली निकालने के लिए बोले तो चुपके से नहीं निकाल पाओगे क्या, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर सबका एक्सेलरेशन सेम हो तो, ये तो हम आंसर पता है पहले से। बट आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अदर प्रोस्पेक्टिव। हो सकता है इस सवाल में कुछ और भी पूछे, क्या क्या पूछा जा सकता है।
कि ये ऑब्जेक्ट इस पर जो नॉर्मल लगा रहा है या फिर ये ऑब्जेक्ट जो इस पर नॉर्मल लगा रहा है वो कितना है। इसके पिछले वाला सवाल में भी पूछा जा सकता था, तो वो भी इस क्वेश्चन में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने का प्रयास करेंगे हर ऑब्जेक्ट पर। फ्री बॉडी डायग्राम सुनिएगा ध्यान से। फ्री बॉडी डायग्राम आप सबसे पहले उस बॉडी का बनाएंगे जिस पर फोर्स लगता है, याद रखिएगा, आसान होता है। आपने फोर्स किस बॉडी पे लगाया, M1 मास पे लगाया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाइए। अगर आप फोर्स इधर से लगाते हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनेगा, तब भी, लेकिन आसानी से बनेगा, वो हम बता रहे हैं। तो चलिए आइसोलेट कर दिए M1 मास के बॉडी को, और हम ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लगेगा, एक रिएक्शन, डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, उस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा भाई। ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, सिंपल, खत्म हो जाएगा, रहने देते हैं। जिधर मोशन हो रहा है उस पर बात करते हैं। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F इन दिस ऑब्जेक्ट, क्लियर है कि नहीं। और आपके पास एक नॉर्मल फोर्स आएगा, ये सर, कौन सा नॉर्मल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट इस पर लगाएगा, इधर से आएगा ऑब्जेक्ट, ये रिएक्शन है, कौन लगा रहा है सर, बी लगा रहा है, किस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, बी लगा रहा है। रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय, सॉरी, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय, सॉरी, ऑन ए बाय बी। पहले वाला क्या लिखा रहता है, ए मतलब पहले क्या है, किस पर लग रहा है, और बाद में जो लिखा रहता है कौन लगा रहा है, ये बात हो रहा है। अगर इधर फोर्स लगाए हैं तो बॉडी एक्सेलरेट करने का कोशिश करेगा इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसके हेल्प से इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, और यहां पर मास क्या है बच्चा, M1 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, M1a। चलिए सेकंड बॉडी पर आ जाते हैं, M2 मास पर आ जाते हैं। चलिए M2 मास पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर M2 मास को यहां लिखा जाए तो इस पे कौन कौन सा फोर्स है सर, एक फोर्स हम तो नहीं लगा रहे इस पर, लेकिन ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। और ये जो रिएक्शन या नॉर्मल एक ही बात है, कौन लगा रहा सर, ए लगा रहा, कौन किस पर लग रहा, बी पर लग रहा, बी ए। और ये जो आपको फोर्स दिख रहा है और ये जो आपको फोर्स यहां पर दिखा था, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अरे हाँ ना, ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन किधर होगा सर, इधर होगा। और कोई फोर्स इस पर है, हाँ सर है, ये बॉडी भी इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा इधर से, और नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन फोर्स ऑन बी बाय सी भी तो होगा। एक और इक्वेशन यहां लिख सकते हैं, सपोर्टिंग फोर्स, दैट इज सपोर्टिंग फोर्स मतलब उधर जो लग रहा आर बी ए माइनस अपोजिंग फोर्स आर बी सी इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है, यहां पर M2 है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो इक्वेशन को टफ ना करते हुए यही चेंज कर देते हैं, आर ए बी जो है आर बी ए के बराबर है, तो हम यही चेंज कर देते हैं इसको, आर ए बी ही लिख देते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, कैंसिल आउट करने के टाइम पे, इज इक्वल टू M2a। ये रहा एक इक्वेशन। बच्चा यहां पर एक इक्वेशन बनाए हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, थोड़ा देर में यूज कर सकते हैं हम इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। आगे बात करें, थर्ड बॉडी को हम ले लेते हैं जिसका मास M3 है, M3 मास वाले बॉडी पर बात करते हैं। M3 मास है इसका, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है सर, ये जो B है इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज रिएक्शन ऑन C बाय B। और ये जो फोर्स है ये इस फोर्स के बराबर होगा। ये बॉडी इस पर जितना नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ये भी उस पर उतना ही नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो सेम बात है, ठीक है। क्या इधर से कोई और फोर्स है, नो सर, इधर से कोई फोर्स वगैरह नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो ये बॉडी एक्सेलरेशन किधर करेगा, इधर करेगा ऑब्वियसली। चलो लिखते हैं, सपोर्टिंग फोर्स आर सी बी, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है सर, इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है यहाँ पर, M3 है, ए। तो आप लिख सकते हैं ये आर सी बी कुछ और नहीं, ये आर सी बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर बी सी लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहां लिख देते हैं आर बी सी इज इक्वल टू M3a। बोलो क्लियर है कि नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए
और एक्सेलरेशन निकालिए, यही निकलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ वो नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बी ए पर कितना रिएक्शन लगा रहा है या ए बी पर कितना रिएक्शन लगा रहा है। समझ में आ रहा है सवाल? ये हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, जो एक्सेलरेशन आपने फॉर्मूला लिख के रखा है ना, उसको ही सॉल्व करके दिखा देते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तीनों को ऐड कीजिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? करके देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर करा जाए, यहां पर कर रहे हैं हम, यहां पर करके देखते हैं। फिर लिखा हुआ एक्सेलरेशन लिखा हुआ, तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ एफ माइनस आर ए बी, फिर इसको प्लस करेंगे हम, क्या लिख रहा है? प्लस आर ए बी माइनस आर बी सी, यहां पर दिख रहा है प्लस आर बी सी इज इक्वल टू क्या है यहां पर? बोलो रे, बोलो रे, M1 A प्लस M2 A प्लस M3 A। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है यहां पर? तो यहां देखिए आर ए बी प्लस में, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? सिर्फ ओनली एफ बचा है, और इधर क्या बचेगा? ए कॉमन आ जाएगा, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। तो यहां से ए बराबर क्या आ जा रहा है बच्चा? एफ डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। जो ट्रिक आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है? समझ में आ रहा है? आया ना? उस हिसाब से अगर देखें तो पहले से लिख लिए थे, समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, ये बात हमें सर पहले से पता था। और क्या सवाल इसमें आ सकता है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी बताया आपको, हो सकता है सवाल आपसे ये पूछे कि रिएक्शन ऑन ए बाई बी कितना है। क्या पूछा जा सकता है? रिएक्शन ऑन ए बाई बी, मतलब ए ऑब्जेक्ट पर बी ऑब्जेक्ट कितना रिएक्शन, मतलब नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये पूछा जा सकता है। मतलब क्या पूछ रहा है? रिएक्शन ऑन ए बाय बी, ये पूछ रहा है आपसे, अगर ये सवाल का हिस्सा है तो। और अगर ये सवाल का हिस्सा है तो मतलब आंसर तो सेम ही होगा बी ए का। अरे बी ए पर जितना रिएक्शन लगाएगा, ए भी बी पर उतना ही रिएक्शन लगाएगा, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो चलो इस पर सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं है? आप लोग पहले कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन हम लेने जा रहे हैं, बिल्कुल जो एक बार हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक बार 3 ऑब्जेक्ट लिया, फिर हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। कंडीशन 3, भाई आवाज मत कीजिए आप लोग। कंडीशन 3 करके आप लोग लिख सकते हैं। ये लीजिए, सरफेस हमने ले लिया, यहाँ पर एक मास है M1, और इससे कांटेक्ट में है एक और मास, ये M2 मास। In this time, I am applying force from this side, F. क्लियर है कि नहीं? इधर से फोर्स नहीं लगा के उधर से फोर्स लगा रहा है। और इस सिचुएशन में भी जो सरफेस लिए हैं वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, अब इसके लिए आप सारा इक्वेशंस लिखिए। तो अब हम सीधा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं? ये बॉडी, दोनों ही बॉडी एक्सेलरेट करेगा और सेम एक्सेलरेशन होगा दोनों के लिए। तो दोनों का FBD अगर आप बनाएंगे, M1 के लिए यहां लिख देते हैं, चलिए M2 के लिए यहां लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या बनाने जा रहे हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बट क्या डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन से हम यहां पर बनाएंगे। क्या आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? तो सर इधर से अगर फोर्स लगाएंगे तो M2 पर एक्सेलरेशन अगर A आएगा तो M1 पर भी एक्सेलरेशन A आएगा, और ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? सर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M2। हम इसके लिए इक्वेशन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है कि नहीं? अभी तो आपको समझा दिया यार, ये एक वन सिस्टम मान लीजिएगा, जब एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होगा तो। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हम मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं A और B। सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो M2 ऑब्जेक्ट है, ये इस पर कौन सा, कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। मतलब इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, आप इधर एक फोर्स तो लगा रहे हैं, साथ में ये इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होगा, मतलब
कौन सा ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होगा, लग रहा है, ओ अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लग रहा है ये बात करते हैं यहाँ पर, कि ये इस पर लगा रहा है इधर से, सॉरी मतलब बी पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। और इसमें क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि ये ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इधर से लगा रहा होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स, एफ लिखने का जरूरत नहीं, इसको रिएक्शन बोलते हैं ना हम लोग, आर लिखेंगे। सो रिएक्शन ऑन ए बाय बी ऐसे लिखेंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यू नो इट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें यही पता करना है कि ये कितना होगा, तो क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं, हमें ये पता करना, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन पहले इसके लिए लिख लेते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो सपोर्टिंग फोर्स दिख रहा है आपको, क्या सपोर्ट करने वाला फोर्स एफ, इधर एक्सेलरेशन की तरफ ये है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है आर बी ए, ये हो गया अपोजिंग फोर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास क्या है m2 a हो जाएगा। यहाँ क्लियर है कि नहीं, नाउ यहां पर क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज आर ए बी माइनस अपोजिंग फोर्स, कोई अपोज करने वाला नहीं है, इज इक्वल टू m1a, मास है m1, क्लियर है कि नहीं। ये आर ए बी को हम आर बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m1a, बोलिए क्लियर है कि नहीं। ये आर बी ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, m1a लिख सकते हैं, यस और नो, ठीक है। लेकिन आर बी ए ही निकालना है अगर हमें, तब हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा, अगर हमें यही चीज निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं सर, एक्सेलरेशन के जगह पर वो जो वैल्यू आपका है बैठा सकते हैं, इस जगह पर भी बैठा सकते हैं, इस जगह पर आसान होगा, यहाँ पर बैठा लीजिए। तो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, सो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, या फिर रिएक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, या फिर बाय बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ना, रिएक्शन ऑन ए बाय बी, तो रिएक्शन ऑन ए बाय बी दैट विल बी इक्वल टू, यहां बी ए भले लिखा हुआ है लेकिन बी ए तो ए बी के बराबर ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता पहले से पता है। तो m1 ए लिख सकते हैं, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं m1 ए, और ए की जगह क्या लिखेंगे, यहां पर दिख रहा है f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू m1 f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करना है। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या रिएक्शन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, m1 इंटू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इससे पहले जो सिचुएशन आपने लिया था, आपको मैं यहीं पर बता दूं, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, m1 मास था, m2 मास था, इसका नाम A था, इसका नाम B था, फोर्स आपने ये अप्लाई किया था, और उस समय हम रिएक्शन नहीं निकाले थे, बट आप निकाल सकते हैं, अभी भी क्या निकाल सकते हैं, आर ए बी। अब जो रिएक्शन है, ए बी पर लगा रहा होगा रिएक्शन, और बी भी ए पर लगा रहा होगा रिएक्शन, आर ए बी इक्वल टू आर बी ए होगा, और अब क्या होगा जानते हैं, m2 इंटू ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, m2 इंटू एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्या समझ में आ रहा है, जिधर से फोर्स लग रहा है उस मास के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके अपोजिट के साथ करना है, m2 इंटू एफ, यहां पर m1 इंटू एफ, ध्यान दीजिए, क्लियर है कि नहीं, यही समझाना चाह रहा है कि रिएक्शन में क्या होता है। अगर इस तरह से आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम ट्रिक बताएंगे बाद में, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उससे हमको सीखना चाहिए पहले चीजों को। बोलिए, ये तो आपने इसके सबसे पहला कंडीशन जो था वहां से हमने इसको आपको बताने का कोशिश किया, वहां नहीं बताए थे, यहां समझ में आ गया है, क्लियर है कि नहीं, सारा बातें समझ में आ गया। एक्सेलरेशन अब भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल से, कोई तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिधर से फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को मत लीजिएगा, उसके बाद जो भी मासेस होंगे उसको लिखना है फोर्स के साथ। चलिए एक काम करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट वाला फिर से हम सिस्टम लेते हैं, और फोर्स हम अभी भी लेफ्ट से नहीं राइट से लगा के देखेंगे क्या होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि फोर्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर 4 में हमको क्या लेना है, अब हमें 3 ऑब्जेक्ट को ले लेना है, जैसे कि m1 मास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कॉन्टेक्ट में है m2 मास का एक ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट में है m3 मास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पैटर्न में हम लिख रहे थे, इसका मतलब ये मत सोचिएगा जरूरी नहीं है कि m3 मास सबसे ज्यादा है, जरूरी नहीं, ठीक है कि नहीं, जरूरी नहीं, कोई भी मास, कितना भी मास हो सकता है, अभी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है सर, ओके।
फोर्स अब इधर से नहीं, फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हमें तीनों बॉडीज का हमें एफबीडी बनाना है ऑब्वियसली, लेकिन एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब वो सिचुएशन है हमारे हाथ, है कि नहीं? m1 मास का ऑब्जेक्ट के लिए एफबीडी यहां पर बनाएंगे, m2 मास के लिए यहां पर बना रहे हैं, और m3 मास के लिए यहां बना देंगे। ठीक है, एफबीडी के लिए जगह रखिए। यहां पे सारे इक्वेशंस को लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए बताइए पहला इक्वेशन एक्सेलरेशन का, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो m3 पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो m2 पर भी एक्सेलरेशन a आ जाएगा, m1 पर भी एक्सेलरेशन a आ जाएगा, और ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सीधा सीधी बात, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या टारगेट है कि रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन किस चीज का? ना ये इस पर क्या रिएक्शन डाल रहा है और ये इस पर क्या रिएक्शन डाल रहा है। बोलने का मतलब ये इस पर जितना रिएक्शन डालेगा ये इस पर उतना ही रिएक्शन डालेगा, तो वो तो इक्वल है। ये इस पर कितना रिएक्शन डालेगा, जितना भी डालेगा ये इस पर भी उतना ही रिएक्शन डालेगा। तो ये रिएक्शन फोर्स हमें निकालना है यहाँ पर। इसके पहले भी हम इस कंडीशन के लिए रिएक्शन फोर्स निकाल चुके थे, बट यहाँ जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन से था, तो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इधर से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी इस पर लगा रहे हैं, m3 पर फोर्स लगा रहे हैं, m3 पर फोर्स लगा रहा, ये अप्लाई, क्लियर है? और ये m2 मास इस पर इधर से नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स ऑन, नाम दे देते हैं बच्चा, ए बी सी, रिएक्शन फोर्स ऑन सी बाई बी, क्लियर है कि नहीं? चलिए इक्वेशन लिखेंगे, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज एफ माइनस अपोजिंग फोर्स आर सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m3a। इसके लिए भी देखेंगे ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट इस पर रिएक्शन लगा रहा, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन से, दैट इज आर बी सी, बी पर लग रहा है, सी लगा रहा, और बाय डिफॉल्ट ये और ये बराबर होता है, आपको पता है। अपोज कौन करेगा सर? ये जो m1 मास है m2 मास पर भी रिएक्शन लगाएगा इधर से, दैट इज आर ऑन बी बाई ए, क्लियर है कि नहीं? तो देखिए एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स आर बी सी है, अपोज करने वाला फोर्स आर बी ए है, दैट विल बी इक्वल टू मास m2 इंटू ए। ये इक्वेशन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, m2 विल अप्लाई फोर्स टू m1, इस डायरेक्शन में ही होगा, और क्या होगा? r ऑन a बाई b होगा। a बाई b और b बाई a ये दोनों आपस में बराबर होंगे, हमें पता है। रोकने वाला कोई है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह रहता तो इधर से कोई रोकता, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो सपोर्टिंग फोर्स ही है आर ए बी, माइनस अपोजिंग 0 है तो छोड़ देते हैं, 0 रहने देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 a। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो एक्सेलरेशन तो आपको पता कैसे निकालना, तीनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो वो एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तरीका आपको पता है, हमें कॉमन एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हम निकाल चुके हैं, तरीका हमें पता है, डायरेक्टली निकाल। हमें निकालना है ये वाला रिएक्शन, कि ये जो बी सी पर लगा रहा है या सी बी पर लगा रहा है, ये वाला रिएक्शन जो ए बी पर लगा रहा है या बी ए पर लगा रहा है, ये रिएक्शन निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले इस सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो बी है सी पर कितना लगा रहा है। रिएक्शन ऑन सी बाय बी, क्लियर है कि नहीं? रिएक्शन ऑन सी बाय बी का मतलब ही है रिएक्शन ऑन बी बाय सी, ये निकालने हम जा रहे हैं। कहां पर है वो चीज देख लीजिए, बीसी या सीबी ढूंढिएगा। यहां पर बीसी दिख रहा है, देखिए यहां पर सीबी दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं? यही दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये दो इक्वेशन के हेल्प से जो भी करना होगा कीजिए, क्लियर है कि नहीं? तो ये अगर निकालना है, अगर देखिए यहां पर इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करना है बच्चा, क्लियर है कि नहीं है? तो एक काम करते हैं, सिर्फ इसका यूज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एफ क्या दिख रहा है यहाँ पर, इक्वेशन लिख दो ना यार, इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 3 है, तो आप इक्वेशन 3 से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है सर? एफ माइनस, ध्यान दीजिएगा, एफ माइनस आर सी बी
इज इक्वल टू M3 इंटू ए इज F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो यहां पर RCB इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M3F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा RCB दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहां से F1 M1 ये माने M1 F1 M2 F2 M3 F3 होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा M3 F3, बचेगा क्या M1 प्लस M2 F बच जाएगा। तो यहां पर बच जा रहा M1 प्लस M2 F अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑन C बाय B, ये जो बात कर रहे हैं आप ये वाला, वो ये है। तो देखिए ध्यान से क्या आया है M1 प्लस M2 इंटू F, ध्यान दीजिएगा यहां पर M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइड बाय टोटल मास आया है ना। हमने बोला जिधर से फोर्स लगाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे वो ऊपर नहीं लिखना है, M3 नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बाकी दो मासेस है। क्लियर है कि नहीं? तरीका इस तरह से याद रखने का जो तरीका है। आगे ये ऑब्जेक्ट इस पर कितना रिएक्शन लगा रहा है ये निकालना है, तो आप क्या कीजिए, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। मतलब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है रिएक्शन ऑन बी बाय ए, रिएक्शन ऑन बी बाय ए, मतलब आर बी ए निकालना है, जो कि आर ए बी के इक्वल होंगे। वो क्या है? आर बी ए या आर ए बी खोजिए, यहां पर दिख रहा है आर ए बी। क्लियर है कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कीजिएगा, यहां पर दिख रहा आर ए बी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, सीधा सीधी सीधा सीधी, तो M1 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका F डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अगेन आपको समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे थे। इस पर रिएक्शन निकालना है, ये कितना रिएक्शन लगा रहा है M1, ये M1 ही होगा, M2 नहीं होगा। आपका मन में ये आएगा कि सर जस्ट इसका रिवर्स करें कि ये B A पर क्या रिएक्शन डाल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर M1 की जगह क्या M2 कर देंगे? नो, तब भी क्या होगा M1 होगा, क्योंकि जिधर से फोर्स अप्लाई होता है उससे दूर जाते हैं वो मासेस के साथ फोर्स को अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले भी आप किए थे। अगर आप ये चीजों को लिख लिए हैं तो आप एक बार फोकस कर लीजिए, चीजों को हम अब कंपेयर करके दिखाएंगे, इससे पहले आपका क्या आया था और अब क्या आया है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी यहां पर जगह नहीं है तो आप इसको लिखिए और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं, सेम कंडीशन के साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चीजें हमने पढ़ा उसको एनालिसिस कराते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जो आपने ये जो सिस्टम पर बात किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सीधा सीधा आप निकाल लेते हैं, फोर्स अपॉन टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। चाहे ये फोर्स इधर से लगा हो या ये सिस्टम अगर इस तरह से बना हुआ है, सेम सिस्टम है, ठीक है, सेम सिस्टम है। दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। फोर्स अगर इधर से भी अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन वही होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी जो आपने रिएक्शन फोर्स पढ़ा, बी सी पर लगा रहा है या सी बी पर लगा रहा है, इसका भी नाम हम दे देते हैं एबीसी, ठीक है। तो आपने निकाला ना रिएक्शन फोर्स ऑन बी बाय सी और रिएक्शन फोर्स ऑन सी बाय बी, ये दोनों का ही वैल्यू जो निकाला वो क्या निकाला, फोर्स से दूर रहना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स से दूर ये दो मास है, तो M1 प्लस M2 ये निकाला आपने, M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपने निकाला। अच्छा, ये वाला क्या निकाला सर? A रिएक्शन फोर्स ऑन A बाय B या रिएक्शन फोर्स ऑन B बाय A दैट इज RAB और RBA, ये क्या निकाला? हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स से दूर रहना है। इस पर क्या रिएक्शन है इसका या इस पर क्या रिएक्शन है इसका, दोनों ही इक्वल होगा, लेकिन दूर रहना फोर्स से, मतलब M1 पर बात करेंगे। यहां पर क्या है M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपने निकाला। अभी चलिए हम कंडीशन नंबर 2 में जो पढ़े थे उस पर आ रहे हैं। यहां पर ये फोर्स था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर था, तब आप जो रिएक्शन निकाले थे, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का, मतलब रिएक्शन ऑन ए बाय बी या रिएक्शन ऑन बी बाय ए जो था वो क्या था? ये जो आप यहां पर दिख रहे हैं रिएक्शन ऑन ए
ऑन सॉरी रिएक्शन ऑन ए बाय बी या रिएक्शन ऑन बी बाय ए, जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। मतलब सर फोर्स से दूर क्या दिख रहा है, वो वाला भी नहीं होगा। एग्जैक्टली देखिए ध्यान से, फोर्स जिधर है उससे दूर देखना है। ए बी पर क्या रिएक्शन डाल रहा है या बी ए पर क्या रिएक्शन डाल रहा है, ये निकालने के लिए आपको जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसको ध्यान नहीं देना है, बाकी दो पर देना है। दैट इज m2 प्लस m3। क्या देना है, m2 प्लस m3 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है कि नहीं है, ये था आपका चीज। अगर इस पर बात करें तो B ऑन C या C ऑन B, रिएक्शन ऑन B बाय C और रिएक्शन ऑन C बाय B, ये क्या होता था, ये इस पर क्या रिएक्शन है या ये इस पर क्या रिएक्शन है, तो हम कह रहे हैं फोर्स से दूर रहना है, तो सबसे दूर कौन है, m3 है। यहां पर क्या हो जाएगा, m3 इंटू f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलिए समझ में आ रहा है हम क्या एनालिसिस कराना चाह रहे हैं। ये आपका कंडीशन 2 में आपने ये इक्वेशंस पढ़ा है, डिराइव किया है, और आपने अभी कंडीशन 4 में ये दो इक्वेशन डिराइव किया। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे थे। इधर से फोर्स लगाएंगे तो इस हिसाब से काम करेंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इस हिसाब से काम करेंगे। रट्टा मारने से नहीं होगा। आप अगर रट्टा मार के जा रहे हैं, फॉर्मूला रट लेंगे और बना लेंगे, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। सो ये जो अभी जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरी रिवीजन करा रहे हैं हम। इसको आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको रिवीजन कराने के लिए ये काम किया। सवाल अब ये उठता है कि सर इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वगैरह बना करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, जरूरी है क्या। सो आई एम सेइंग नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस है, ये ट्रेडिशनल तरीका है जिससे सॉल्व किया जाता है। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हम इसका बनाएंगे, और क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तब हम ट्रिक अप्लाई करके दिखाएंगे। माने डायरेक्टली यहां पर ट्रिक अलग से नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करके दिखाएंगे। पहले ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे, फिर हम ट्रिक अप्लाई करके दिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां हम सवाल बना रहे होंगे। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला सवाल हमने लिया है। एक सिचुएशन आपको दिख रहा है, दो ब्लॉक है आपस में कांटेक्ट में है, और एक्सटर्नल एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, किस पर, 6 केजी ब्लॉक पर। ये जो सरफेस है हम कह रहे हैं कि स्मूथ है, दैट इज फ्रिक्शनलेस है। क्लियरली सवाल में लिखा हुआ था, हमने नहीं लिखा, आपको बता रहे हैं। क्या पूछा गया है, द फोर्स ऑन द लाइटर मास विल बी। इसमें से जो हल्का मास है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कौन लगाएगा, हम तो नहीं लगा रहे, हम तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किस पर, 6 केजी पर। ये तो नहीं पूछ रहा है। मतलब ये 6 केजी फोर्स लगाएगा किस पर, 4 न्यूटन पर, 4 केजी मास पर, और ये कितना फोर्स है ये पूछा जा रहा है। मतलब यहां पर जो फोर्स आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई साहब रिएक्शन निकालना है, यहां का रिएक्शन निकालना है। तो आप क्या कह रहे हो, इसका नाम अगर ए दे दे, इसका नाम अगर बी दे दे, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू, यही ना, क्या होता है, दिस इंटू दिस। अरे इसको m1 लिख रहा था तुम, इसको m2 लिख रहा था तुम। m1 पर फोर्स लगा है तो क्या होता था, m2 इंटू एफ अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2, यही लिखता था। अब फॉर्मूला थोड़ी रट्टा मारना है, फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है। सो यहां पर क्या है, 4 मास हो गया 4 केजी इंटू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हो गया, डिवाइड बाय टोटल मास 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो ये रिएक्शन हो गया, सॉरी ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। कितना हो गया, 20 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 न्यूटन हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस सवाल को हम ट्रिक से बनाएंगे। तो इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको छोटा सा एक सवाल दिया है ना, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके दे देगा तो आपको बहुत टाइम लगेंगे बनाने में, कैलकुलेट करने में। ये आसान होगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं। सबसे पहले एक बैंकिंग सिस्टम को समझिए। बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा डालते हैं, माने सेविंग अकाउंट है आपके पास। सेविंग अकाउंट है मतलब है कि आप जितना पैसा रख रहे हैं उतना ही पैसा है, उसमें कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है कि नहीं, अलग से कुछ नहीं मिल रहा है। आपने मान लीजिए जो पैसा डाला बैंक में, वो कौन सा पैसा होगा, जितना फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पर। क्लियर है कि नहीं है। लेट्स सपोज, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या किया, एक मास लिया m1, और यहां पर एक और मास लिया m2, यहां पर एक और मास लिया m3, ऐसे करके समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, और ये फोर्स को हम क्या समझ रहे हैं कि बैंक अकाउंट में ये डिपॉजिट कर रहे हैं। सो व्हाट इज आर डिपॉजिट,
डिपॉजिट, डिपॉजिट इज इक्वल टू एफ, मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे वो फोर्स यहां लिखना है डिपॉजिट में। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेना है, अलग से निकाल लेना है। और एक्सेलरेशन निकालना आता है जब बॉडीज कांटेक्ट में रहते हैं और एक ही फोर्स लग रहा होता है, इधर से लगे चाहे उधर से लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है जो नेट फोर्स आप लगा रहे अपॉन क्या हो जाता है, टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे करके आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। आपने जो डिपॉजिट किया बैंक में, वो उनमें से कुछ पैसा ये m1 मास खर्च कर देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस मतलब खर्च होगा। खर्च कैसे निकालेंगे, ये m1 मास कितना खर्च करेगा ना सर, m1 इंटू ए खर्च करेगा। कितना खर्च करेगा, अरे फोर्स के टर्म पे खर्च, मतलब यहां पर क्या है, फोर्स है, तो m1 इंटू ए खर्च करेगा। m1 इंटू ए ये खर्च कर दिया, मतलब ठीक है सर। ये क्या है, ये क्या है, m1 इंटू ए यहां खर्च हो गया। आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, जो बचेगा फोर्स, मतलब जो बचेगा आपका पैसा, वो आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब फोर्स यहां से आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से आगे की तरफ शिफ्ट होगा, कुछ ये खर्च कर देगा। जो बचेगा वो फोर्स यहां पर शिफ्ट होगा, दैट इज वो पैसा यहां पर शिफ्ट होगा, m2 पर शिफ्ट होगा। तो कितना बचा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बचा, बचा को क्या बोलेंगे, रिमेन, रिमेनिंग, रिमेनिंग अमाउंट। क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट। अरे सर इतना आपने डिपॉजिट किया था और उसमें से इतना खर्चा हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है, एफ में से आप m1 ए को घटा देंगे, सो दिस विल बी योर रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर है? अब ये रिमेनिंग अमाउंट कहां गया, यहां पर शिफ्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो बचा यहां पर शिफ्ट। अब इनमें से कुछ m2 भी खर्च कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो जो बचा है उसमें से ये खर्च कर देगा, अगेन एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। कौन खर्च करेगा, m2 खर्च करेगा। तो फिर क्या निकालेंगे, m2 इंटू ए। क्लियर है कि नहीं, m2 इंटू ए कर दीजिएगा, यहां से इतना खर्च कर लेगा ये। अब ये अगर खर्च कर दिया तो जो बचेगा वो कहां शिफ्ट होगा, m3 पर शिफ्ट होगा। मतलब समझ में आ रहा, हमने एक अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, उसमें से m1 कुछ मास, m1 कुछ फोर्स या अमाउंट क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया, जो बचा m2 पर शिफ्ट हुआ। m2 अब खर्च कर रहा है, जो बचेगा वो किस पर शिफ्ट होगा, m3 पर शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा, m3 पर शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो रिमेनिंग अमाउंट अब कितना है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना है अभी, तो आप बोलेंगे सर पहले इतना बचा हुआ था, अब इतना खर्च हो चुका है, तो इसमें से खर्च हो रहा है, अब इसमें से खर्च नहीं हो रहा है, इतना बचा हुआ ये, उसमें से इतना खर्च हो रहा है। तो f माइनस m1 a बचा हुआ था, इसमें से आपने अब खर्च कर दिया m2 a, अब बचा आपके पास इतना रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है कहां चला गया होगा, यहां चला गया होगा, हाँ ना, समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट यहां चला गया है, इस पूरा रिमेनिंग अमाउंट को ये खर्च कर लेगा। कैसे ना, एक्सपेंस इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, एक्सपेंस इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एक्सपेंस होगा, कौन खर्च कर रहा है, m3 खर्च कर रहा है, ये m3 खर्च कर रहा है, और m3 इंटू क्या लिखना होता है, a लिखना होता है, बात खत्म। ये जो आपको दिखेगा रिमेनिंग अमाउंट और ये जो आपको दिखेगा एक्सपेंस, दोनों इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि इसके बाद कोई रिमेनिंग नहीं बचेगा, आप इसके बाद जैसे रिमेनिंग निकालेंगे, जैसे रिमेनिंग निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस कीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इससे फायदा क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या फायदा होगा। हमने बोला कि m1 कुछ खर्च कर लिया, जो बचा वहां यहां शिफ्ट हुआ, इसका मतलब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये कह रहे हैं। मतलब यहां जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है ना, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर ये फोर्स, ये अगर ऑब्जेक्ट ए है, अगर बी है, ये सी है, तो आप यहां पर क्या कह रहे हैं, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, आर बी ए, बी पर ए कितना रिएक्शन लगा रहा है, ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, स्टार मार्क, ये किसका वैल्यू दे देगा आपको, आर बी ए का, एंड दैट इज इक्वल टू आर ए बी, यू नो इट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहां पर अब ये खर्च करेगा, जो बचेगा वो यहां शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहां पर जो फोर्स है ये इस पर लगा रहा है, दैट इज आर ऑन सी बाई बी, ये निकलेगा। मतलब यहां पर जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है वही शिफ्ट हो रहा है ना, तो यही है आपका क्या, यहां से जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, आर
सी बी जो कि बराबर होगा आर बी सी के। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, करके देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए 2 मिनट में ध्यान दीजिएगा। क्या बोला था कि लाइटर मास पे कितना रिएक्शन लगेगा, यही ना, मतलब 4 केजी जो मास दिख रहा है इस पर कितना रिएक्शन लगेगा। ठीक है, सबसे पहला बात, कितना डिपॉजिट किया है आपने? 5 न्यूटन, तो यहां पर डिपॉजिट लिख दिए, डिपॉजिट इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? ये 6 केजी खर्च करेगा, एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना आता है, पहले निकाल लेना होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास इज 10, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/2 है, तो यहां से कितना हो गया बच्चा? 3 न्यूटन। एक्सपेंस कर दिया ये 3 न्यूटन। अरे बच्चा 5 में से 3 न्यूटन ये खर्च कर दिया, बचा कितना यार? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन यहां शिफ्ट होगा, आंसर इज 2 न्यूटन। बात खत्म। अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? क्लियर है कि नहीं है? तो ये खर्च कर देने के बाद जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा सर? 5 न्यूटन था, 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन खर्च हो गया, तो 2 न्यूटन बचा, एंड दिस 2 न्यूटन विल शिफ्ट टू 4 केजी मास। अब ये खर्च करेगा, हम बोले थे जीरो आना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब एक्सपेंस कीजिए, कौन एक्सपेंस करेगा सर? 4 केजी वाला एक्सपेंस करेगा। 4 इंटू क्या हो जाएगा? ए कितना है सर? 1/2। देखिए ध्यान से, कितना आ जा रहा है यहाँ पर? 2 न्यूटन। अब क्या रिमेनिंग बचेगा? सर बचा हुआ था 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन में से 2 न्यूटन ये खर्च कर दिया, कितना बचा? 0। फिल खत्म। बोल रहा है रिमेनिंग हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा मतलब कहीं मिस्टेक की है, चेक कीजिए। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, समझ में आ गया ट्रिक? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ट्रिक से सवाल को बनाए, डायरेक्टली बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब बार बार हम डिपॉजिट को पूरा नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग समझ जाइएगा। डिपॉजिट मतलब डी लिख रहे होंगे, एक्सपेंस को ई लिख रहे होंगे, रिमेनिंग को आर लिख रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? आसानी से। तो एक बार हम थियोरेटिकली चीजों को समझा दिए, अप्लाई करके दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सेम सिस्टम लिया गया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, 6 केजी और 4 केजी, बट द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम राइट साइड। 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लग रहा और 4 केजी ब्लॉक पर लग रहा है। क्या पूछ रहा है? द फोर्स ऑन हैवियर मास विल बी, ये जो हैवियर मास है जिस पर हमने फोर्स तो नहीं लगाया है, तो कौन लगाएगा भाई? हम लगा रहे हैं 4 केजी पे, ये 4 केजी वाला किस पे लगाएगा? 6 केजी पे। ओके, तो ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं हम, सिंपल। हमने आपको बोला था। अच्छा, इस तरह के सवालों में एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, हम नहीं पूछ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं हम, इस पर कितना फोर्स है? 4 केजी वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। तो आपने डिपॉजिट कितना किया है ये देख लीजिए। ट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। डिपॉजिट इक्वल टू 5 न्यूटन। इसमें एक्सपेंस कितना होगा? कौन एक्सपेंस करेगा? 4 केजी वाला एक्सपेंस करेगा। 4 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए क्या होता है सर? एफ अपॉन टोटल मास 6 प्लस 4 दैट इज 10। अभी तो निकाले थे एक्सेलरेशन ना, तो सेम ही होता है एक्सेलरेशन भाई, डायरेक्शन चेंज हो गया बस। इधर से फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन इधर था, अब इधर से फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन इधर है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 न्यूटन एक्सपेंस कर दिया। क्लियर है कि नहीं? तो बचा कितना? रिमेनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिपॉजिट पहले आपका था 5 और आपने एक्सपेंस कर दिया 2, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 न्यूटन। तो अब एक्सपेंस कौन करेगा? ये करेगा। एक्सपेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 1/2, कितना आ जा रहा है? 3 न्यूटन। अब रिमेनिंग कितना आ जाएगा? अब रिमेनिंग 3 माइनस 3 था, 3 बचा हुआ था और 3 अभी आप एक्सपेंस कर दिया तो 0 न्यूटन। ये सारा इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या पूछा है, कि ये इस पर कितना शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ जो बचा हुआ था वो कितना बचा हुआ था? 3 न्यूटन बचा हुआ था, जो कि 4 केजी जो है 6 केजी पर शिफ्ट किया है। सो 3 न्यूटन इज द आंसर। ऑप्शन में आपको दिख रहा है नहीं है, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से ट्रिक से सवाल आप बना सकते हैं। एक और सिचुएशन देंगे ताकि आप सवाल को बना पाए और अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिचुएशन आपको दिख रहा है, 3 ब्लॉक्स है आपस में कांटेक्ट में, 2 केजी, 4 केजी, 6 केजी। ये जो सरफेस है हम कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। इधर से हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का। आपसे क्या क्या पूछा गया? 4 सवाल है। बोला गया है फाइंड, पहला सवाल, एक्सेलरेशन ऑन ईच ब्लॉक। सभी ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला सवाल, इधर से फोर्स लग रहा है, मतलब सर इस पर एक्सेलरेशन इधर आएगा, इस पर भी इधर आएगा, इस पर भी इधर आएगा, तीनों में सेम आएगा भाई।
वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 10 न्यूटन अपॉन टोटल मास 6 + 4 + 2 दैट इज 12, मतलब कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 12, 10 डिवाइड बाय 12 मतलब हो गया 5 डिवाइड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा इस पूरे सिस्टम का, मतलब ईच का सबका आएगा। आगे क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑन 4/2 kg ब्लॉक। एक काम करते हैं, वही वाला लगाते हैं, सीधा सीधे यहां पर ट्रिक पे आ जाते हैं। और ट्रिक क्या कहता है कि आपने डिपॉजिट कितना किया है, सर हमने डिपॉजिट किया है 10 न्यूटन, और इस पर ये 2 kg कितना एक्सपेंस करेगा, ये 2 kg कितना एक्सपेंस करेगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 5/6, 5/6 का मतलब हो गया यहाँ पर 5/3 न्यूटन का एक्सपेंस हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो है ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ ना। तो 10 न्यूटन में से 5/3 खर्च हो जाएगा, तो सॉरी 10 न्यूटन में से 5/3 खर्च हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो है बचेगा कितना, 30 - 5 दैट इज 25, 30 - 5 दैट इज 25/3 न्यूटन, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, ये 2 न्यूटन खर्च कर दिया, बचा इतना, अब ये जो बचा हुआ है 4 पे चला जाएगा, और ये 4 पे चला जाएगा, मतलब ये क्या निकाले आप, ये 2 न्यूटन जो है 4 न्यूटन पर क्या रिएक्शन लगाएगा। दूसरा सवाल क्या है देखिएगा, रिएक्शन ऑन 4 kg बाय 2 kg, ये जो 4 न्यूटन सॉरी 4 kg मास है, इस पे 2 kg कितना रिएक्शन लगा रहा है। बी नंबर सवाल तो यही था, आंसर डायरेक्टली आप कितना कर सकते हैं बच्चा, 25/3 न्यूटन। बोलिए क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 4 kg के पास इतना पहुंचा, तो 4 kg वाला खर्च करेगा, एक्सपेंस कितना करेगा खर्च भाई, 4 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 5/6 अगेन, तो ये आ जा रहा 10/3, कितना आ जाएगा 10/3, ठीक है कि नहीं, 10/3 न्यूटन। रिमेनिंग, रिमेनिंग कहां शिफ्ट होगा, ये 4 kg वाला शिफ्ट करेगा 6 kg में, कितना ना बचा हुआ था 25/3, 25/3 में से 10/3 जो है एक्सपेंस हो जाएगा, तो बचेगा इसमें से बच्चा 20 - 10, 25 - 10 दैट इज 15, 15/3, 15/3 मींस 5 न्यूटन। देखिएगा सवाल, रिएक्शन ऑन 6 kg बाय 4 kg ब्लॉक, ये जो 4 kg ब्लॉक है जो कि 6 kg पर रिएक्शन लगाएगा, वो कितना होगा 5 न्यूटन का होगा, तो सी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। अब जो उसके बाद बचेगा, रिमेनिंग हो गया, अब कौन खर्च करेगा, एक्सपेंस करके दिखा देते हैं, हमारा जो ट्रिक है वो फुल प्रूफ है, चिंता की बात नहीं। एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इज 5/6, तो 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 न्यूटन। देखिए रिमेनिंग कितना बचेगा, अरे बचा हुआ था 5 न्यूटन, इधर खर्च कर दिया 5 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 0, तो रिमेनिंग 0 ही आना चाहिए, बात खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर फंसाने के लिए दिया है आपको, किस तरह का सवाल ना, रिएक्शन ऑन 6 kg बाय सरफेस, ये जो 6 kg वाला मास आपको दिख रहा है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और इस सरफेस पर इसका रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ये सरफेस रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना होगा, तो सर इसका वेट के बराबर होगा, नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वेट mg, तो यहाँ पर डी नंबर में आप क्या कहेंगे, रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, mg, m कितना है 6, और g का वैल्यू लगभग 10 अगर ले लें तो कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 60 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो गलती से लिखा गया 60 न्यूटन। तो ये चारों क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से अगर सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली आंसर आपको मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं, बाकी जो ट्रेडिशनल तरीका वो तो पहले ही बता चुके हैं हम। क्लियर है, चलिए एक और सवाल देखेंगे हम, ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल है हमारे पास, ये एक सिस्टम है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ, 10 kg मास, 5 kg मास, 10 kg मास, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लिख रहा है इफ द सिस्टम एक्सेलरेट्स बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, what will be the value of F, ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं कितना होगा अगर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, और हमें पता है कि अगर एक F लगा रहे हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स में है, तो सभी के एक्सेलरेशन सेम होंगे, और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट जो टोटल फोर्स होता है अपॉन टोटल मास होता है, F अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, ये m1 m2 m3 मान लीजिए। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई में है, F ऑलरेडी न्यूटन में निकल जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर एसआई में लिया, ये केजीज में होना चाहिए, केजीज में है, तो आपको 10 + 10 दैट इज 20/5, सॉरी 20 + 5 दैट इज 25 आ जा रहा, तो F/25 हमने लिख दिया। सो F बिकम्स 25 × 10 दैट इज 250 न्यूटन। 250 न्यूटन का फोर्स आप लगाएंगे अगर इस सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स पर,
तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेट करेगा। ये सब क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया। इस टाइप का वेरियस सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके लिए एक सिचुएशन देते हुए जा रहे हैं, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और आपने ये ब्लॉक ले लिया 2 kg का, आपने ये ब्लॉक ले लिया यहाँ पर 10 kg का, और आपने ये ब्लॉक यहाँ पर ले लिया 3 kg का। क्लियर है कि नहीं। आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन, मान लेते हैं ये F1 फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी 2 न्यूटन नहीं, काम नहीं चलेगा, 10 kg मास है ना, तो लगभग 20 न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहे हैं, और आप इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, F2 नाम दे देते इसका, 30 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं। ये सिचुएशन दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, पहला सवाल, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और ब्लॉक का नाम आप दे सकते हैं ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। सभी के एक्सेलरेशन निकालने हैं आपको, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, रिएक्शंस और नॉर्मल फोर्सेस, रिएक्शंस ऑन ए बाय बी एंड लिख सकते हैं बी बाय सी। रिएक्शन ऑन ए बाय बी और रिएक्शन ऑन बी बाय सी, ये निकालना है आपको। ठीक है कि नहीं। और क्या पूछा जा सकता है इससे, और इससे क्या पूछा जा सकता है, हाँ इससे काफी चीजें हो गई है। आप आराम से ये 2 सवाल को बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, वो भी जल्दी से, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, तो आप मान के चलिए इस टॉपिक से सवाल कुछ भी अगर आ रहा है तो आप डील कर सकते हैं। बट हम बार बार कह रहे हैं, यहां पर हम फ्रिक्शनलेस ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे हैं। मतलब आगे के क्वेश्चंस में आपको फ्रिक्शन जब पढ़ लेंगे तो ये सरफेस में फ्रिक्शन भी दिया जाएगा, तो एक और फोर्स ऐड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी जो हमारा मूल मंत्र है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू एम ए, वो तब भी वैलिड रहेगा। तो आपको मंत्र मिल चुका है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर करेंगे समाप्त। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन या डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।